मैं कुछ दिल दहलाने वाले आंकड़ों से अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा और उसके बाद फिर अपन जानने की ये कोशिश करेंगे कि फ़िलिस्तीन का ये संकट वास्तविक संकट है या पैदा किया हुआ संकट है, और इस फ़िलिस्तीन के संकट में आज जो स्थिति है उस स्थिति के लिए अपराधी कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग जो है, उस मानवाधिकार आयोग की ये रिपोर्ट थी कि 2014 के गर्मियों में गाजा स्ट्रिप, जो एक छोटी सी जगह है जो फ़िलिस्तीन के हिस्से में है, गाजा स्ट्रिप पर इजरायली फ़ौजों ने जो नरसंहार किया था उसमें 2220 लोग मारे गए थे। फ़िलिस्तीन के 2220, जो फ़िलिस्तीन की अपनी आबादी को देखते हुए एक बहुत बड़ी संख्या है। इसमें से 67% लोग नागरिक थे, सैनिक नहीं थे। उन्होंने नागरिक ठिकानों पर, बस्तियों पर, बसाहटों पर, गांवों पर हमला किया था और उसमें मारे गए थे 2220 फ़िलिस्तीनी, जिसमें से 67% नागरिक थे, सिविलियंस थे। और इसी मुठभेड़ में, इसके जवाब में जब वहाँ के नागरिकों ने जब मुकाबला किया या वहाँ के जो सैनिकों ने जो मुकाबला किया, उसमें 71 इजरायली मारे गए थे। 2220 फ़िलिस्तीनी मारे गए और 71 इजरायली मारे गए थे, जिनमें से केवल 9% सिविलियन थे। हम इस बात, इन मौतों के आंकड़ों से हम ये समझ सकते हैं कि कितना एक तरफा तरीके से ये नरसंहार वहाँ पर जारी है, कितना एक तरफा तरीके से वहाँ पर एक मौतों का ये सिलसिला जारी है। अगर हम केवल 2000 से लेके 1 जनवरी 2000 से लेके अभी तक की 20-21 वर्षों को हम लोग गिन लें, अगर अभी तक की 20 सालों को हम लोग अगर गिन लें, इस लड़ाई के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस लड़ाई के पहले के 20 वर्षों में 10,051 फ़िलिस्तीनियों की हत्या हुई है। इन हमलों में 10,051, और इसी दौरान 1,277 इजरायलियों की मौतें हुई हैं, जो इस बात को दोबारा से पोस्ट करती हैं कि किस तरीके से एक तरफा हमला जारी है, एक तरफा तरीके से कत्लेआम जारी है। और अभी जो मई के महीने में ये जो मुठभेड़ शुरू हुई है, मई के महीने में ये जो हमला शुरू हुआ है, जो हमला क्यों शुरू हुआ इसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। इस हमले के दौरान अभी तक, कल शाम तक 217 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 45 से अधिक बच्चे हैं। बाकी महिलाएं हैं लेकिन बच्चे हैं, क्योंकि ये नागरिक बसाहटों पर किया गया हमला है। ये झगड़ा क्या है, ये विवाद क्या है? वास्तविक रूप में अगर हम इतिहास में जाते हैं, हमें तमाम सारे देशों के, ऐसे देशों के नाम मिलते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। आज से 1500 साल पहले अस्तित्व में थे, आज से 2000 साल पहले अस्तित्व में थे, लेकिन आज वो अस्तित्व में नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज से 500 साल पहले अस्तित्व में थे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के वक्त अस्तित्व में थे लेकिन आज अस्तित्व में नहीं है, जैसे ओटोमन साम्राज्य, जिसका जिक्र हम लोग अभी करने वाले हैं। बहुत सारे देश ऐसे भी थे जो द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 और 1936 और 1939 और 1945 के बीच में 6 वर्षों तक हुआ था, उस वक्त अस्तित्व में थे, लेकिन आज वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इन पिछले गुजरे 4-5 हज़ार वर्षों का, या वो 2,500-3 हज़ार वर्ष जब बाकायदा साम्राज्य के रूप में या देशों के रूप में दुनिया ने रहना शुरू किया था, अगर हम इनके आंकड़े उठाकर देखते हैं, तो हम अगर इनके नक्शे उठाकर देखते हैं, अगर हम इनका इतिहास उठाकर देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इजराइल नाम का देश दुनिया के नक्शे पर कभी नहीं रहा। इसलिए ये जो बार बार बात की जाती है कि एक देश था जिस देश को हमसे छीन लिया गया, उस छीने हुए देश को हमें दोबारा से हासिल करना है। इस नाम पर पूरी दुनिया भर के यहूदियों को इकट्ठा करके, यहूदीवादियों को इकट्ठा करके, और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तमाम सारे साम्राज्यवादी देशों के से हथियार लेके, मदद देके, आज जिस फ़िलिस्तीन के एक छोटे से टुकड़े को चकनाचूर करने की कोशिश की जा रही है, हमला करने की कोशिश की जा रही है, उसकी असलियत समझनी होगी। कि पहली बात तो ये कि उनका जो बुनियादी नारा है कि एक देश था जो हमसे कई हज़ार साल पहले छीन लिया गया था, हम उस देश को दोबारा से बसाना चाहते हैं।
ये ध्यान रखने की बात है कि ये वो लोग नहीं हैं जो इज़राइल के उस इलाके में रहने वाले हैं या रहते थे या जिनके पुरखे भी रहते थे। ये वो लोग हैं जिन्हें यहूदीवादी संस्थाओं ने अपने प्रचार के जरिए दुनिया भर के तमाम सारे देशों से इकट्ठा किया है और उन्हें इज़राइल में जाकर बसाया है, फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर। इसलिए ये किसी इतिहास में विद्यमान रहे किसी वास्तविक देश के बेदखल किए गए नागरिकों का दोबारा से देश बसाने वाला मामला नहीं है, बल्कि ये एक उन्मादी आधार पर, एक निरर्थक आधार पर, एक गैर तार्किक तरीके से एक बसे हुए देश को उड़ाकर उस पर उसकी ज़मीन पर अपना कब्जा करने की कोशिश है। इससे ज़्यादा इस पूरे के पूरे हमले की जो जघन्यता है, इस हमले की जो वास्तविकता है, वो हमारे सामने आ जाती है। इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यहूदी धर्म जो है वो एक उस काल में पैदा हुआ धर्म है जिस काल में राजा, रजवाड़े, सामंतों और साम्राज्यों की परिकल्पना ही नहीं थी। हम बाद में बात करेंगे यहूदियों के बारे में, यहूदी धर्म के संबंध में, लेकिन तकरीबन 4000 साल पहले जब ये यहूदी धर्म पैदा हुआ था, उस 4000 साल पहले यहूदी धर्म में उस वक्त के समाज में राजे रजवाड़े नहीं थे। उस वक्त के समाज में कबीले हुआ करते थे, कबीलों के मुखिया हुआ करते थे, कबीलों के बुजुर्ग हुआ करते थे, उनकी जीवन शैली हुआ करती थी। जीवन शैली को लेकर या दुनिया किस तरीके से बनी है, दुनिया किस तरीके से चलनी चाहिए, इन सारी सवालों को लेकर उनके बीच में चर्चा हुआ करती थी और देश बनाने का कोई प्रचलन नहीं था। इसलिए यहूदी धर्म की एक ख़ास बात यह है कि उस यहूदी धर्म में देश का कंसेप्ट नहीं है, भौगोलिक सीमा वाले राष्ट्र राज्य की अवधारणा नहीं है, बल्कि सही अर्थों में अगर कहा जाए तो उसमें उसका निषेध है, उसमें उसका प्रोहिबिशन है, उसमें सेना बनाए जाने पर रोक है, उसमें सैनिक संगठन बना के एक राज्य की सीमा पर कब्जा करके बसने की अवधारणा बिल्कुल नहीं है। वो पूरी दुनिया को देश बनाकर पूरी दुनिया भर में अपना संदेश फैलाने और पूरी दुनिया भर में जाकर रहने की बात करता है। उसमें भौगोलिक अस्तित्व वाले देश की अवधारणा का निषेध रहा है हमेशा, और ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात है इसीलिए हम ये पाते हैं कि दुनिया भर में यहूदियों की तादाद जितनी भी है वो हर एक देश में पाए जाते हैं, हमारे देश में भी पाए जाते हैं। अपन आखिर में बातचीत करेंगे कि हमारे देश में वो कहाँ है, और इज़राइल वाला तर्क अगर चल गया तो उसका नतीजा हमारे ऊपर क्या निकलने वाला है। बहरहाल वो बात की बात है। वो दुनिया भर में अलग अलग देशों में रहे, कहीं थोड़े रहे, कहीं बहुत थोड़े रहे, और अलग अलग देशों के हिसाब से ही उन्होंने अपनी संस्कृति को ढालने की कोशिश की, अपने जीवन को ढालने की अपने धर्म को मानते रहे वो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली, अपनी भाषा वहाँ पर चुनी उन्होंने। आज भी इज़राइल के बाद, फ़िलिस्तीन के इलाके के बाद दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में, आबादी के अनुपात में अगर बहुत बड़ी संख्या में यहूदी कहीं रहते हैं तो उस देश का नाम है ईरान, जो शिया इस्लाम को मानने वाले लोगों का देश है। और उनको कई बार वहाँ से निकालने की कोशिश की, जो इस्लामी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज है उन्होंने भी उनको परेशान करने की कोशिश की और दूसरे तरीके से भी उन यहूदियों को वहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से निकले नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म यहूदी धर्म है, लेकिन हमारी भाषा, हमारी तहजीब, हमारी जीवन शैली और हमारा मुल्क ईरान है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहे, देश बनाने की आवश्यकता उनको कभी पैदा नहीं हुई। पहली बात 1897 में यहूदीवादियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पहली बार यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारी भूमि पर हमारा देश होना चाहिए। उसके पहले 1897 के पहले, 1897 के पहले इस तरीके की कोई मांग भी नहीं थी, इस तरीके की कोई बातचीत भी नहीं थी। और ये सम्मेलन यहूदियों का सम्मेलन नहीं था, याद रखने की आवश्यकता है। ये सम्मेलन यहूदीवादियों का सम्मेलन था। ये सम्मेलन ज्यूज का सम्मेलन नहीं था, ये सम्मेलन जियोनिस्ट का सम्मेलन था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर समझना है हमें
तो इसका फ़र्क वही है जो फ़र्क हिंदू और हिंदुत्व के बीच में होता है। ये जिस हिंदुत्व की बात आज इस देश में की जा रही है, उस हिंदुत्व का हिंदू धर्म की परंपराओं से, हिंदू धर्म की धारणाओं से कोई रिश्ता नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं जो इस हिंदुत्व की ख़तरनाक विचारधारा के खिलाफ़ हैं, बल्कि ये बात हिंदुत्व का शब्द जिन्होंने निर्माण किया था, जिन्होंने पहली बार उस शब्द को कॉइन किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने, उन्होंने अपनी वो हिंदुत्व नाम की किताब में ये लिखा है कि इसका हिंदुत्व, इस हिंदुत्व का, जिस हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम इस देश में राज चलाना चाहते हैं, उसका हिंदू धर्म की परंपराओं से या मान्यताओं से कोई रिश्ता नहीं है। ये एक ख़ास तरीके की शासन प्रणाली है। तो जो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, जो तालिबान और ओसामा बिन लादेन के, अल-कायदा के इस्लाम में और वास्तविक इस्लाम में, पॉलिटिकल इस्लाम में और रिलीजियस इस्लाम में जो अंतर है, वही अंतर यहूदियों और यहूदीवादियों के बीच में है। और इसीलिए जब इन्होंने ये सम्मेलन करने की कोशिश की थी तो इस सम्मेलन का विरोध हुआ। इस 1897 के सम्मेलन को सबसे पहले किया जाने वाला था म्यूनिख में। उस ज़माने में जर्मनी में सबसे बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। उनका ज़्यादातर व्यापार पर, ज़्यादातर धंधों पर, ज़्यादातर मतलब वाणिज्य पर उनका प्रभाव था, ताकतवर थे वो। और इसीलिए, और उसमें भी जर्मनी में भी सबसे ज़्यादा उनकी नागरिकता वाला शहर हुआ करता था म्यूनिख। वो उस म्यूनिख में सम्मेलन करने वाले थे। लेकिन जर्मनी के यहूदियों ने ही उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि ये यहूदी धर्म के खिलाफ है। हमारा देश, हमारी पूरी दुनिया हमारा देश है। जिस देश में हम रहते हैं वही देश हमारा देश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस तरीके का नारा उठाएंगे कि यहूदियों का देश अलग होना चाहिए, इसका मतलब हम पूरी दुनिया भर में अलग थलग पड़ जाएंगे, हमारे खिलाफ भी भावनाएं भड़केंगी। और इसीलिए जो यहूदी मज़दूर है, जो मज़दूरी कर रहा है दुनिया भर के तमाम सारे देशों में, वो मज़दूरी नहीं कर पाएगा। और जो यहूदी व्यापारी व्यवसाय कर रहा है, वो अपना काम धंधा और व्यापार नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम अलग देश बनाने की बात करेंगे धर्म के नाम पर, जो हमने कभी नहीं बनाया है, तो हमारे खिलाफ भी दुनिया भर के उन देशों में भावनाएं भड़केंगी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उन देशों को अपना देश मानकर। और ये विरोध करने वाले केवल प्रगतिशील यहूदी नहीं थे जो रिफॉर्मिस्ट थे। ये विरोध करने वालों में ऑर्थोडॉक्स यहूदी भी शामिल थे, जो सिनेगोग में, जो उनके के पूजा स्थल होते हैं, सिनेगोग के जो रब्बी थे, सिनेगोग में जो रेगुलर नियमित रूप से प्रार्थनाएं करने के लिए जाते थे, वो भी कहते थे कि नहीं, अलग देश नहीं चाहिए। और विरोध इतना ज़बरदस्त था कि उस विरोध की वजह से म्यूनिख में जो सम्मेलन होने वाला था, उस म्यूनिख के सम्मेलन को उन्हें स्थगित करना पड़ा। और म्यूनिख की बजाय उस सम्मेलन को उन्हें स्विट्ज़रलैंड के शहर बासेल में ले जाना पड़ा। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी यहूदी पॉपुलेशन होने के बाद भी, एक मजबूत शहर होने के बाद भी आबादी के हिसाब से, वहाँ पर वो सम्मेलन नहीं कर पाए क्योंकि यहूदियों ने विरोध किया। उसके बाद उन्होंने बासेल में जाके अगस्त 1897 में, अगस्त 1897 में जाकर वो सम्मेलन किया। और मज़ेदार बात ये थी कि यहूदी धर्म की जो भाषा है, या अगर कहा जाए तो ये जो तीनों अब्राहमिक या सेमेटिक रिलीजियंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे अपन लोग, यहूदी, इस्लाम और ईसाईयत, इन तीनों धर्मों की जो बुनियादी किताबें हैं वो हिब्रू भाषा में लिखी हुई है। ये उस ज़माने की, उस जगह की भाषा थी जहाँ पर ये तीनों धर्म पैदा हुए। लेकिन ये जो जियोनिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस थी, 1897 का जो सम्मेलन था, वो उस पूरे सम्मेलन की सारी कार्रवाई जर्मन भाषा में चली, क्योंकि जर्मनी में सबसे ज़्यादा यहूदी रहते थे और जर्मनी के ही कुछ अति संपन्न यहूदीवादियों ने इसका उन्होंने किया था। और वहाँ के नागरिकों ने उनका विरोध किया था, ये कह के कि इससे हमें मुश्किल होगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा लेकिन हमें नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे खिलाफ भी लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा और हम अलग थलग पड़ जाएंगे। यही हुआ भी। 1897 के बाद पहला विश्व युद्ध हुआ।
पहले विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया भर में जिस तरीके की स्थितियां पैदा हुई, उन स्थितियों के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, जो हिटलर नाम की ताकत पैदा हुई है, जो मुसोलिनी नाम की ताकत पैदा हुई है, हिटलर की शुरुआती सारी की सारी नामबंदी जर्मनी के यहूदियों के खिलाफ थी। पूंजीवाद संकट में था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उसकी वजह से भी वो आर्थिक घाटे में था, उसे काफ़ी मुआवजा चुकाना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के अपराधों के लिए। रोज़गार का संकट था, काम धंधे ठप पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में हिटलर पैदा हुए जिन्होंने ये कहा कि हमारा रोज़गार इसलिए ख़तरे में पड़ता है क्योंकि ये यहूदी हमारा रोज़गार छीन लेते हैं, हमें दुकानदारी करने का या व्यवसाय करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि ये यहूदी हमारा काम छीन लेते हैं, ये यहूदी हमारा शोषण कर रहे हैं, ये साहूकार है, ये सूदखोर है। और उन्होंने एक एंटी यहूदी एटमॉस्फेयर बना के एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की। इसलिए हिटलर की नाजी पार्टी का जो शुरुआती विकास हुआ है, वो शुरुआती विकास उन्होंने किया है हिटलर के नारे के साथ कि यहूदियों को यहाँ से भगाया जाना चाहिए। और उसके बाद हिटलर के कार्यकाल में यहूदी निशाने पर आए, कम्युनिस्ट निशाने पर आए, साहित्यकार निशाने पर आए, ट्रेड यूनियन वाले निशाने पर आए, वैज्ञानिक निशाने पर आए। और उसमें सबसे ज़्यादा अत्याचार का शिकार अगर कोई बना तो वो यहूदी थे, जिन्हें बाकायदा कंसंट्रेशन कैंप्स में कम्युनिस्टों के साथ बंद करके, विचारकों और साहित्यकारों के साथ बंद करके जिंदा मारा गया, गैस चैम्बर्स में मारा गया। लगभग उसी तरीके से उनके खिलाफ एक अंध उन्माद पैदा करने की कोशिश की जिस तरीके का उन्माद यहाँ पर पैदा किया गया है। तो 1897 की 1897 की जियोनिस्ट कांग्रेस को लेकर यहूदियों के मन में जो आशंका थी, वो आशंका सही साबित हुई। और उसकी वजह से सतवीर सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी वजह से एक कट्टरता के जवाब में दूसरी कट्टरता पैदा हुई। और उस दूसरी कट्टरता ने इस मानवता के माथे पर बहुत बड़ा कलंक लगाया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और हिटलर की जर्मनी के दौरान यहूदियों और वहाँ की लोकतांत्रिक ताकतों के ऊपर हमले के रूप में आया। तो वो आशंका सही थी कि अपना देश बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी वो लगे रहे यहूदीवाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक माहौल बना था कि यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ है, उस माहौल की वजह से यहूदियों के प्रति पूरी दुनिया भर में सहानुभूति पैदा हुई थी। ख़ासतौर से हिटलर की पराजय और समाजवादी ताकतों की, अगर सोवियत यूनियन नहीं हुआ होता, अगर जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व वाली लाल सेना नहीं हुई होती, तो दुनिया का नक्शा क्या होता, इसकी कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है। ये मेहनत कशों के बेटे थे, ये मजदूरों के, किसानों के बेटे थे, जो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, रूस के रहने वाले। और वो जान देने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को फासिज्म से बचाया था। उसकी सहानुभूति की वजह से यहूदियों के प्रति हमदर्दी हुई, होनी भी चाहिए। लेकिन इस हमदर्दी का फ़ायदा यहूदियों को नहीं हुआ, इस हमदर्दी का फ़ायदा यहूदीवादियों ने उठाया। और उन्होंने 1945 में जब ये युद्ध ख़त्म हुआ और उसके बाद जब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, उसी दौर में ये ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन भी बने हैं, जिसे हम IMF और WTO और विश्व बैंक के रूप में जानते हैं। लेकिन उसी ज़माने में एक और संगठन बना था 1945 में, और उस संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, जिसके बारे में ये धारणा थी कि दुनिया में इस तरीके के युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम सारे राष्ट्र एक ऐसा मंच बनाएं जहाँ पर ऐसा कोई मसला आता है तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, बातचीत के जरिए समाधान निकले, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव पैदा हो। इसी में अंग्रेज़ों की पहल पर, ब्रिटेन की पहल पर, तब ब्रिटेन का कब्जा था फ़िलिस्तीन की इस ज़मीन पर, ये ब्रिटेन के गुलाम थे। उनकी पहल पर यह बात बनी कि हमें इज़राइल के बनाने के लिए भी, इज़राइल नाम का देश बनाने के लिए भी इसमें से एक जगह दे देनी चाहिए। तो 1947 में ये फैसला उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में कराने की कोशिश की और एक हद तक वो कामयाब भी रहे कि फ़िलिस्तीन की वो ज़मीन जिस पर ये दावा करते हैं कि यहाँ पर उनके पुरखे कभी 3-4 हज़ार साल पहले रहा करते थे, वहाँ पर अब्राहम पैदा हुए थे, तो वो हमारी ज़मीन है। 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई हमदर्दी की रोशनी में
साम्राज्यवाद की साजिश की वजह से ब्रिटेन ने जिस ज़मीन पर वो कब्जा किए हुए था उस ज़मीन को आज़ाद कराने के पहले उन्होंने अपने उसमें ये फैसला लिया कि यहाँ पर इसका एक हिस्सा जो है वो उनके लिए दे दिया जाएगा। ये है विवाद की जड़। जो देश नहीं था उस देश को बनाने का आपने एक गैर कानूनी फैसला ले लिया। वास्तविकता क्या थी? इस तरीके की लाइफ में बहुत सारे आंकड़े देने से कोई वो बोझिल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ संदर्भ के लिए समझने की आवश्यकता थी। जब ये जो जियोनिस्टों का सम्मेलन हुआ था स्विट्जरलैंड के बासेल नाम के शहर में, उस वक्त फिलिस्तीन की कुल आबादी थी 6 लाख। इसमें 95% 95% अरब थे, अरब। और अरब केवल मुस्लिम नहीं थे, ईसाई भी थे। केवल 5% यहूदी थे 1897 में। जिस ज़मीन पर जाकर हम अपना देश बनाएंगे का वो नारा दे रहे थे, उसकी 6 लाख की आबादी में से केवल 5% आबादी मुसलमानों की आबादी थी। पहले ये ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ओटोमन साम्राज्य मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि तुर्की साम्राज्य। उसको प्रथम विश्व युद्ध में हराने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हमदर्दी पैदा हुई थी यहूदियों के प्रति, उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने ये काम किया। 1947 में इस नए देश के लिए थोड़ी ज़मीन देने का फैसला हुआ। उस समय भी 1947 में भी फ़िलिस्तीन में की जो आबादी थी उसमें अरब थे 13,50,000 और फ़िलिस्तीनी यहूदी करीब 6.5 लाख थे, और इनका कब्जा केवल 6% ज़मीन पर था। 1947 में जब ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है दोबारा से कि एक टुकड़ा इनको दे देना चाहिए, उस वक्त भी इनकी आबादी बहुत कम थी। 13,50,000 अरब थे और फ़िलिस्तीनी यहूदी करीबन 6.5 लाख थे। केवल 6% ज़मीन पर इनका कब्जा था। लेकिन ब्रिटेन की पहल पर और साम्राज्यवाद की पहल पर इनको 56% ज़मीन दे दी गई। दुनिया ने इसको नहीं माना, फिलिस्तीनियों ने इसको नहीं माना, लेकिन वो 56% ज़मीन पर भी वो राजी नहीं हुए। वहाँ पहुँच तो सकते नहीं थे, 6% तो थे ही। 1948 में फिर इन्होंने पूरे दुनिया भर से हथियार जुटाए। ये जो जियोनिस्ट थे, यहूदीवादी थे, पूरी दुनिया भर के यहूदीवादियों को इकट्ठा करने का नारा दिया। अमेरिका ने हथियार दिए, ब्रिटेन ने हथियार दिए, फ्रांस ने हथियार दिए। वो खुद पिट कर आए थे। हालांकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध में वो खुद एक संकट में से निकल कर आए थे, लेकिन माने नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने दिए, और इन लोगों के हथियारों की मदद से उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति जुटाई और 1948 में युद्ध छेड़ दिया गया। और 1948 में इन बाहरी सेनाओं की मदद से इन यहूदीवादियों ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन के एक हिस्से पर जाकर कब्जा किया और इस्राइल नाम के देश का जन्म हुआ। 7-7.5 हज़ार साल के लिखित सभ्यता के इतिहास में 3-4 हज़ार के देशों और साम्राज्यों के नाम पर अलग अलग तरीके के कमज़ोर और मजबूत राज्यों के हिसाब से का जो इतिहास है, उस इतिहास में इज़राइल नाम का देश 1948 में, आज से कुछ 70-72-73 साल पहले अस्तित्व में आया। इस थोपे गए युद्ध में 1948 की लड़ाई में करीब 7.5 लाख फ़िलिस्तीनी आबादी रिफ्यूजी हुई थी, शरणार्थी बन गई। दूसरे देशों में बिना नागरिकता के रहने के लिए मजबूर हुए। आज भी रह रहे हैं वो लोग अपने ही देश में। फ़िलिस्तीन में भी जो रह गए माफ़ कीजिएगा, फ़िलिस्तीन में भी जो रह गए उन पर भी अपनी ही ज़मीन पर, अपने ही देश पे, जहाँ पर पुरखे रह रहे हैं हज़ारों साल से, उस पर भी उनको नागरिकता के अधिकार के बिना उनको रहने के लिए विवश होना पड़ा, और आज भी वो रह रहे हैं। और 35 से 40 लाख फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़, फ़िलिस्तीनी शरणार्थी अरब देशों में या दुनिया के दूसरे देशों में या अपनी ही ज़मीन पर रिफ्यूजी का जीवन काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। अभी अपन बात करेंगे कि दुनिया में किस किस तरीके के प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन पूरी दुनिया ने कभी इसका समर्थन नहीं किया।
पूरी दुनिया ने इसको धिक्कारा, यहाँ तक धिक्कारा कि दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आप में से आप सब विद्यार्थी हैं इसलिए जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि अभी तक मनुष्यता में सबसे शार्प, सबसे जीनियस दिमाग कोई अगर पैदा हुआ है तो अल्बर्ट आइंस्टीन का था। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे संयोग से, और उन्हें उस ज़माने में जर्मनी में रहा करते थे, तो जर्मनी से छोड़ के भाग कर अमेरिका में अपनी वैज्ञानिक शोध के लिए जाना पड़ा था। इजराइल के बनने के बाद उन्हें ये पेशकश दी गई कि हम आपको इजराइल का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, दूसरा राष्ट्रपति। आइंस्टीन ने मना कर दिया। आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर से इस तरीके से बनाए गए देश को किसी ने स्वीकार नहीं किया। ये है इतिहास, जिसे इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दमन का शिकार रहे, बेचारे दमन का शिकार रहे, लेकिन जर्मनी के हिटलर के दमन का शिकार रहे, और जिस तरीके के दमन का वो खुद शिकार रहे यहूदीवादी ने, उसी तरीके के दमन का शिकार आज वो फिलिस्तीन के नागरिकों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मौजूदा लड़ाई कैसे शुरू हुई? मौजूदा लड़ाई की शुरुआत ये हुई कि शेख जर्रा नाम की एक जगह, यरूशलेम नाम की एक जगह है। यरूशलेम दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक। अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। उस यरूशलेम में अलग अलग इलाके हैं। पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीनी कब्जा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सूची जारी की है, नक्शा जारी किया है, उसके हिसाब से वो फिलिस्तीन के अधिकृत वाली टेरिटरी है, फिलिस्तीन के अधिकार वाला क्षेत्र है। इजराइल ने इस शेख जर्रा में रहने वाले फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने का कोशिश की। हालांकि बाद में इजराइल के ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत काम था, लेकिन वो किसी की नहीं मानते तो अपने सुप्रीम कोर्ट की भी क्यों मानेंगे? हमारे वाले जो भक्त आजकल उनके लिए चरण वंदना करते हुए घूमते रहते हैं ना, उनको इसलिए लगता है कि उन्हें लगता है कि वो हमारी ही बिरादरी का है, भेड़ियों की बिरादरी का ही है। ये भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की नहीं मानते हैं, उन्होंने भी अपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, इजराइल की यहूदीवादी सरकार ने, नेतन्याहू की सरकार ने। जब ये जबरिया बेदखल किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मना किया, दुनिया की तमाम सारे देशों ने कहा, जब उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो उन नागरिकों ने अपनी जगह खाली करने से मना कर दिया। उन्हें विरोध करने का हक है, उनकी ज़मीन है, उस स्वीकृत समझौते में भी उनकी ज़मीन है। लेकिन इस पर फिर कब्जा करने के लिए इजरायली फ़ौजें जहाँ पर पहुँच गईं तो उसका फिर फिलिस्तीनियों ने मुखर तरीके से विरोध किया, और यहूदीवादियों और इजराइल की बॉर्डर पुलिस का, बॉर्डर फोर्स की जो हिंसा थी, उस हिंसा को उन्होंने प्रतिवाद किया। इसका जवाब क्या दिया उन्होंने? इसका जवाब दिया उन्होंने कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, वहाँ की जो सबसे मशहूर मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, उस अल अक्सा मस्जिद में पहुंचकर इजरायली फ़ौजों ने वहाँ पर भी उन्माद पैदा करने की और तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इसके बाद जब उनका जुल्म व सितम जारी रहा तो फिलिस्तीन की सरकार ने, फिलिस्तीन के प्रशासन ने अपने इलाके को बचाए रखने के लिए और अपने इलाके की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमावली के हिसाब से, जेनेवा एग्रीमेंट्स के हिसाब से, वियना की संधियों के हिसाब से उन्हें जो अधिकार प्राप्त है उसके अधिकार की उन्होंने रक्षा की, और इजरायली फ़ौजों को वापस करने के लिए हमले का जवाब हमले से दिया। ये अधिकार है उनको। फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव नंबर 1514 पारित किया 1960 में। इसमें यह कहा गया है कि फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अटल है, उन्हें मुक्त होना चाहिए, और इन गंभीर संकटों से बचने के लिए उपनिवेशवाद, कॉलोनी बनाने की जो कोशिश है और उससे जुड़े अलगाव और भेदभाव के सारे तौर तरीकों को ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन उनने किसी की नहीं मानी। क्यों नहीं मानी?
ये सब हो क्यों रहा है? छोटी सी जगह है, कोई बहुत बड़ा इलाका भी नहीं है, ये सब हो क्यों? हम लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग तो ऑफिशियली विद्यार्थी हैं, वैसे भी मनुष्य हमेशा विद्यार्थी रहता है। विद्यार्थी होने के नाते हम ये जानते हैं कि जितने भी विचारक हुए उन सारे विचारकों ने, चाहे वो गौतम बुद्ध हुए चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, चाहे वो लाओ त्से हुए हो, चाहे वो मार्क्स हुए हों, सारे विचारकों ने ये कहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान का पहला नियम ये है कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। हर घटना के पीछे कई कारण होते हैं, उनमें से एक आध कारण तात्कालिक रूप से प्रमुख कारण होता है, लेकिन बिना कारण के नहीं होती। इजराइल और फिलिस्तीन के इस संकट के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। 1857 की जो पहली यहूदीवादी कॉन्फ्रेंस हुई थी और संयुक्त 1947 में जो संयुक्त राष्ट्र में एक नया देश बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन देने की बातचीत हुई थी, और उसके बाद जो फिलिस्तीन पर हमले जारी हुए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सैकड़ों निंदाओं, सैकड़ों आलोचनाओं, सैकड़ों प्रस्तावों के बावजूद उनकी गुंडागर्दी लगातार जारी है। हिंदुस्तान सहित दुनिया भर के तमाम देशों से यहूदियों को बटोर कर फिलिस्तीन की जगह को घेर कर वहाँ पर नई कॉलोनियाँ बनाकर लोगों को बसाने का जो सिलसिला जारी है, इसके पीछे कौन है? मैड्रिड में पहला समझौता वार्ता हुई थी, ओस्लो में उसके बाद समझौता वार्ता हुई, कैंप डेविड में उसके बाद समझौता वार्ता हुई। हर बार जो भी समझौता वार्ता हुई जिस पे PLO ने, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके नेता एक ज़माने में यासर अराफात हुआ करते थे, उसने और इजराइल की तत्कालीन सरकारों ने दुनिया के तमाम सारे लोगों के साथ मिलकर जो समझौता किया लिखित में, उस समझौते को बार बार तोड़ने के पीछे इजराइल की ये जो दीदा दिलेरी है, इजराइल की जो ये हिम्मत पैदा हुई है, इस हिम्मत के पीछे क्या है? इस हिम्मत के पीछे है साम्राज्यवाद की लूट की लिप्सा और दुनिया पर कब्जा करने की हवस। और वही वजह है कि पहला जो ये जो जियोनिस्ट सम्मेलन जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ, उस जियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए फंड जुटाने और उसको स्पॉन्सर करने का काम उस वक्त के साम्राज्यवादी देशों ने किया था, जिसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल था। ऑस्ट्रिया 1948 में जो हमला हुआ था, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उस वक्त ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने अपनी ही फ़ौजों के ज़रिए इस एक ज़मीन के ख़ास हिस्से पर कब्जा कराने के लिए फ़िलिस्तीन पर जो हमला करवाया था यहूदीवादियों के ज़रिए, उसके पीछे ब्रिटेन, अमेरिका थे। और उसके बाद से जितनी भी ये हमलों की लहर चल रही है, उनको जितना भी सैनिक मदद और आर्थिक मदद मिल रही है, उस सब के पीछे अमेरिका और साम्राज्यवादी देश, वो पूरी निर्लज्जता के साथ। UNO में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रस्ताव अगर किसी एक देश के खिलाफ पारित हुए हैं तो उस देश का नाम है इजराइल, जिसके करीबन 202 के आसपास सदस्य देश UNO। और वहाँ जब जब वोटिंग हुई है तो 90% वोटिंग ऐसी हुई है जब पूरे दुनिया के 200 देशों ने एक तरफ वोट दिया है और इजराइल के पक्ष में केवल एक वोट पड़ा है, और वो वोट है संयुक्त राज्य अमेरिका का, USA का। पूरी दुनिया जिसको धिक्कार कर रही है, उसके साथ आखिर तक खड़ा हुआ है अमेरिका। उसकी वजह क्या है? इजराइल जब बना था तब हैरी ट्रूमैन उसके राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके बाद आइजनहावर आए, उसके बाद कैनेडी आए, उसके बाद वो दुष्ट लिंडन बी जॉनसन आया जिसने वियतनाम पर बर्बरता की थी, उसके बाद निक्सन आए, उसके बाद फोर्ड आए, उसके बाद जिमी कार्टर आए, उसके बाद रोनाल्ड रीगन आए, उसके बाद छोटे और बड़े बुश बाप और बेटे आए, बिल क्लिंटन आए, बराक ओबामा आए। तमाम सारी पार्टियां बनती गईं, लेकिन बदलती गईं, तमाम सारे राष्ट्रपति आते गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इजराइल के सवाल पर अपनी राष्ट्र की नीति को नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि उनका सामरिक हित है।
जब मधु जी ने याद दिलाया कि जब पूरे दुनिया भर के देश एक तरफ हुआ करते थे और इजराइल की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास करते थे कि ये गुंडागर्दी रोकी जानी चाहिए, अमेरिका अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करता था ताकि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। ऐसा क्या है? अब तो ये सब बदल गए, अब तो बाइडेन आ गए। सुनते हैं कि उनकी वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनकी छोटी बहन जो सेनेटर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने इजराइल की इस गुंडागर्दी की निंदा की है और फ़िलिस्तीन के अधिकारों की हिमायत की है। लेकिन क्या बाइडेन साहब की नीतियाँ बदल जाएंगी? क्या नहीं बदलेंगे, इसलिए कि ये बाइडेन की नीति नहीं है, ट्रूमैन की नीति नहीं है, कार्टर की नीति नहीं है, क्लिंटन की नीति नहीं है। ये वहाँ के साम्राज्यवादी वर्ग की नीतियाँ हैं जो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और उसकी वजह ये और यही वजह है कि पूरे वो दुनिया भर के प्रस्तावों को वो बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैं 2-3 प्रस्तावों की उदाहरण आपको दे रहा हूँ। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकार परिषद है, उसका गठन हुआ 2006 में और 2006 से 2013 तक 7 वर्षों के दौरान उसने इजरायली हुकूमत की निंदा और भर्त्सना करने वाले 45 प्रस्ताव पारित किए, 45। कुल मिलाकर इन 7 वर्षों के दौरान देशों के बारे में जितने प्रस्ताव पारित किए गए, पूरी दुनिया, लीबिया के बारे में, इराक के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, ग्रेनेडा के बारे में, क्यूबा के बारे में भी पारित किए हैं। लेकिन इन सारे देशों के प्रस्तावों को एक तरफ कर दिया जाए, उससे ज़्यादा प्रस्ताव केवल इसराइल के खिलाफ पारित हुए और सारे प्रस्ताव यूनानिमस थे, सर्वसम्मत थे। सब ने एक सुर से निंदा की कि ये जो फिलिस्तीन के इलाके में इजरायली नरसंहार चल रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। पूरी दुनिया उसके खिलाफ। 1967 से लेकर 1989 के बीच में, ये तकरीबन 22 साल का दौर आता है, इस बीच में इजराइल के फिलिस्तीन और अरब देशों पर जो हमले किए गए हैं, उनको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में इन 22 सालों के दौरान 1967 से 1989 के बीच में 131 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पूरी दुनिया के सारे देशों के खिलाफ जितने प्रस्ताव पारित किए गए इन 22 वर्षों में, उससे ज़्यादा प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। अभी 2020 में 4 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक कमेटी है डीकोलोनाइजेशन की, अनउपनिवेशीकरण की। उपनिवेश मतलब किसी दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करके हथिया लेना। भारत भी एक ज़माने में उपनिवेश रहा था अंग्रेज़ों का। तो दुनिया में जितने भी उपनिवेश हैं वो समाप्त किए जाने चाहिए। इसके लिए अनउपनिवेशीकरण की, डीकोलोनाइजेशन की एक कमेटी बनाई गई है संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से। उसमें 193 देश हैं। उन्होंने भी इजराइल की निंदा करते हुए 4 नवंबर 2020 को 7 प्रस्ताव पारित किए और उन 7 प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि गोलन हाइट्स से लेके जहाँ पे सीरियाई नागरिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उससे लेकर फ़िलिस्तीन तक की जिस ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा किया है, उसको खाली कराया जाना चाहिए। 193 देशों की डीकोलोनाइजेशन की कमेटी का 2020 का प्रस्ताव। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर दुनिया के तमाम सारे देश अपना मुकदमा लेकर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2004 में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अलग अलग देशों के न्यायाधीश होते हैं और वो आमतौर से सर्वसम्मत फैसला देते हैं। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये फैसला दिया कि इजराइल द्वारा बनाई जा रही नस्ल भेदी दीवार, कि फ़िलिस्तीन के एक ही शहर में जो फ़िलिस्तीन के कब्जे का है, उसके एक इलाके में केवल इजरायली यहूदी रहेंगे, वो और बाकी के फ़िलिस्तीनी उसमें दाखिल नहीं हो पाएंगे। ये जो नस्ल भेदी दीवार बनाई गई है इजराइल द्वारा, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के ख़िलाफ़ है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है 2004 में इजराइल को तुरंत यहाँ से अपना निर्माण हटाना चाहिए और ये ज़मीन उसके मालिकों को वापस कर देनी चाहिए। इस फैसले के बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में, जनरल असेंबली में भी ये प्रस्ताव आया और जनरल असेंबली ने भी सर्वसम्मति से भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले को पारित किया और कहा कि सभी देशों को
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले के साथ होना चाहिए, इस अवैध कब्जे के खिलाफ होना चाहिए और इजराइल को इस कब्जे को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके की मदद नहीं दी जानी चाहिए। ये निर्देश जारी किया उन्होंने, लेकिन अमेरिका ने नहीं माना। साम्राज्यवादी देशों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है? जरा सा भूखंड है, उसमें इजराइल को बिठाने की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है? बहुत सादा सी बात है साथियों। सादा सी बात यह कि दुनिया पर अगर कब्जा जमाना है तो पश्चिम एशिया का ये जो इलाका है, वेस्टर्न मीडिया इसको ईस्ट एशिया कहता है, मध्य पूर्व कहता है, ये जो इलाका है वो काफ़ी रणनीतिक महत्व का, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर अगर एक उनकी चौकी बन जाती है, एक उनका सैनिक अड्डा बन जाता है, एक उनका चाटुकार बैठ जाता है, तो उसके बाद उन्हें एशिया और अरब देशों, खास तौर से अरब देशों की छाती पर और बाकी एशिया पर अपनी धौंस जमाने के लिए अपना अड्डा बनाने में बहुत आसानी रहेगी। उनके लिए बहुत मुफीद जगह है, स्ट्रेटजिक अहमियत है। ठीक यही स्ट्रेटजिक अहमियत अफ़गानिस्तान की थी, जिसका उन्होंने बंटाढार कर दिया और अपनी चौकी वहाँ पर बना ली। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी अहमियत इस इलाके की है। एक वजह तो ये है कि वो एशिया और अरब के देशों पर नियंत्रण करने के लिए, और दूसरी वजह यह है कि इन देशों के दुर्भाग्य से इनकी ज़मीन के नीचे दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तेल है और प्राकृतिक गैस है, बेशकीमती तेल है। और इस वक्त पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की बुनियाद में है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस। उस पर कब्जा करना, अब तो कम से कम उन अंधे लोगों की आंखें खुल गई होंगी जो अब 20 साल गुजरने वाले हैं कि ये जो इराक पर हमला किया गया था कि उसने बायोलॉजिकल वेपन्स बना लिए हैं, दुनिया को नष्ट करने वाले हथियार बना लिए हैं। अब तो अमेरिका ने भी मान लिया ना कि ऐसे कोई हथियार नहीं थे, लेकिन वहाँ की एक धर्मनिरपेक्ष सरकार पर हमला किया गया, इराक को पूरा तहस-नहस कर दिया गया। आज इराक नाम का एक मजबूत देश था, उसको 3-4 टुकड़ों में बांट दिया गया, जहाँ पर कोई सत्ता नहीं है, कबीले आपस में संघर्ष कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ की जो तेल संपदा थी, उस तेल संपदा पर अमेरिका के बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को कब्जा करना था, जो उन्होंने कर लिया। देश जाए भाड़ में, उसका संविधान जाए तेल लेने के लिए, मानवता मरती रहे, तेल के कुओं पर उनका कब्जा होना चाहिए। जो काम उन्होंने इराक में किया, सद्दाम हुसैन को बिना किसी अपराध के दोषी ठहरा के, वो काम वो निरंतर तरीके से नियमित रूप से करना चाहते हैं। वहाँ पर इजराइल में अपनी चौकी खोलकर नेतन्याहू टाइप के इन जरखरीद बेईमान राजनेताओं के जरिए, ताकि वो वहाँ की तेल संपदा पर और पूरी अरब और इन सारी चीज़ों पर कब्जा करते रहें। लोग मरते मरे, अंतर्राष्ट्रीय कानून कुचले जाते हैं तो कुचले जाएं। ठीक यही वजह है, ठीक यही वजह है जिसकी वजह से भारत की जनता हमेशा इजराइल की बर्बरता के खिलाफ रही है। हमेशा भारत की जनता हमेशा फिलिस्तीन की जनता और फिलिस्तीन की जनता के मुक्ति आंदोलन के साथ रही। एक आम राजनीतिक सहमति रही है इस देश में, और ये आम राजनीतिक सहमति महात्मा गांधी से लेकर कम्युनिस्टों तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल तक, जयप्रकाश जी से लेकर चौधरी चरण सिंह तक, सारी राजनीतिक धाराओं के बीच में ये आम सहमति रही है कि इजराइल की गुंडागर्दी की खिलाफत होनी चाहिए, फिलिस्तीन की जनता की मुक्ति होनी चाहिए। हमने उनकी मदद की है। हमारा देश संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। हमने उनको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में देश सदस्य बनते हैं। भारत की पहल पर दुनिया के तमाम सारे देशों को इकट्ठा किया हम लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट के वक्त, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वक्त, और हमने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बनवाया था, जो उस वक्त देश नहीं था, एक संगठन था। क्यों? अभी मैं सुन रहा था जब ये नई बहस शुरू हुई, और कुछ भक्तों के साथ तो ये कि कौआ कान ले गया तो वो कौए के पीछे भागते हैं।
लेना एक न देना दो, लेकिन इजराइल के साथ है, क्योंकि मोदी ने कह दिया है। अब मोदी विदेश नीति के बारे में कितने प्रामाणिक है वो तो बात की बात है, लेकिन उनका जो सोच है वो कितना जघन्य है वो हम लोग देखते रहे हैं। खैर, इस वक्त हम उनके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण की एक क्लिप आई, रामलीला मैदान में वो बोल रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार जब 1977 में बनी थी, 78 की या 77 की आखिर की आम सभा है, मोरारजी देसाई जी भी मंच पर हैं, और उसमें बोलते हुए वो अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हमारे देश की नीति हमेशा से रही है, हम फ़िलिस्तीन की जनता के साथ रहे हैं, फ़िलिस्तीन की जनता की मुक्ति होनी चाहिए, इजराइल को अपने कब्जे की ज़मीन को खाली करना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं अटल जी? इसलिए कि इस देश की स्वीकृत नीति नहीं है। हमने साम्राज्यवाद को भुगता है, और हमने साम्राज्यवाद को भुगता है इसलिए हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद अगर एक बार वहाँ पर अड्डा जमा लेगा तो वो बात केवल वहीं तक ख़त्म नहीं होगी। अंधियारा अगर एक जगह भी सलामत है तो दुनिया की रोशनियाँ सुरक्षित नहीं है। अगर एक भी ज़मीन के टुकड़े को उपनिवेश बनाया जाता है तो दुनिया की बाकी ज़मीन और देश की राजनीति भी सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं, हम मानते भी इस बात को, इसलिए हम उनके साथ हैं। केवल वही लोग नहीं रहे जो अंग्रेज़ों के राज में अंग्रेज़ों की चरण बंधन करते हुए टेढ़े हुए जाते थे, जो माफ़ीनामे लिख लिख के अपना हैंड राइटिंग सुधारा करते थे, जो अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं का गाना रानी के सामने गाया करते थे कि मत जाओ, जो चरण वंदना किया करते थे, वो चरण वंदना करने वाले लोग ही इजराइल के साथ रह सकते हैं। वो जो ट्रंप को अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के उस अधपगले अमेरिकी राष्ट्रपति को दोबारा से जितवाने के लिए काम न किया करते थे, जो उनके आगे ढोक दिए जा रहे थे, केवल वही उनके साथ रह सकते हैं जो साम्राज्यवाद के अधीन बनकर, साम्राज्यवाद के चाटुकार बनकर, साम्राज्यवाद की छीजन पर अपना गुजारा करना चाहते हैं। केवल वही लोग जिनका इस देश के साथ, जिनका दुनिया की मानवता के लोकतांत्रिक अधिकार के साथ रिश्ता नहीं है, केवल वही उनके साथ रह सकते हैं। भारत कभी नहीं रहा उनके साथ। महात्मा गांधी ने बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था, और अभी भी हमने क्लियर कट दिया। ये केवल पिछले कुछ वर्षों से, जब से ये हम दो और हमारे दो वाली सरकार आई है, तब से हमारी सरकार के पांव डगमगाने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पहला मौका आया है। पहले हम प्रस्ताव रखा करते थे इजराइल की निंदा में, फिलिस्तीन के समर्थन में। ये पहला दौर आया है जब हमारी सरकार ऐसे प्रस्तावों पर, जब 193 देश फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दे रहे होते हैं, एक अमेरिका इजराइल के पक्ष में वोट दे रहा होता है, तब हम तटस्थ खड़े होते हैं कि ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, हम तटस्थ हैं। इतनी ज़्यादा शर्मनाक साम्राज्यवाद के आगे समर्पणकारी नीति इस देश में कभी नहीं है, और यही कर रहे हैं इस और यही चाटुकारिता थी जो कहा गया कि ये, जैसा एक टिप्पणी मान्यता जी ने दी है कि अभी भी कोरोना काल में भी यही हुआ ना। साम्राज्यवाद के प्रति अधीनस्थ और गुलामी भाव कितना है। हमारे लोगों को लगाने के लिए टीके नहीं है, लेकिन ट्रंप ने फ़ोन किया, हमने सारी के सारी दवा भेज दी। नए राष्ट्रपति ने फ़ोन किया, हमने सारे के सारे टीके भेज दिए। हमारी जनता मरे, लेकिन हमारे आका की जनता खुश होनी चाहिए। ये सोच रखने वाले लोग जब से सरकार में आए हैं, तब से इजराइल के खिलाफ बोलना संयुक्त राष्ट्र संघ में कम हो गया। ये भारत की जनता की मनस्थिति नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि हम 135 करोड़ का देश अपनी राय रखने के लिए कभी ओबामा का मुंह ताकते हैं, कभी ट्रंप का मुंह ताकते हैं, कभी बाइडेन का मुंह को ताकते हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की ये जो बर्बरता है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, पारित किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को अंगूठा दिखाने वाली है। और हमारी सरकार जो कर रही है, ये भारत की आम स्वीकृत विदेश नीति का निषेध कर रही है, उल्लंघन कर रही है। और जैसा कि कहा जाता है कि सरकारें जब विफल होती हैं, जनता को मैदान में उतरना पड़ता है, क्योंकि देश अंततः जनता का होता है। सरकारें उसमें केवल काम चलाओ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नियुक्त की जाती हैं। अगर वो उन जिम्मेदारियों को निभाने की स्थिति में नहीं है तो जनता को उठना पड़ेगा। उनके संगठनों को फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज़ उठानी पड़ेगी।
आवाज़ उठानी पड़ेगी कि फ़िलिस्तीन की जनता का हक मिलना चाहिए, आवाज़ उठानी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम होनी चाहिए, और इसलिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि ये दुनिया हमारे जीने के लायक बनी रहे। क्योंकि एक बार अगर ये धींगा मुस्ती की दुनिया बन गई तो उसके बाद क्या नतीजा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ संकेत दे रहा हूँ आपको। 4000 साल पहले अब्राहम पैदा हुए, यरूशलेम के पास की किसी पहाड़ी के पास उन्होंने प्रवचन दिया, उनकी खुदा के साथ बातचीत हुई और एक धर्म उन्होंने शुरू किया। और 4000 साल बाद आप उस धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन वो थी, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2700 साल पहले गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध के धर्म और दर्शन को मानने वाले लोग जितने लोग भारत में नहीं है, उससे सैकड़ों गुना लोग दुनिया के तमाम सारे देशों में पाए जाते हैं। कल को कुछ अधपगले लोग अगर ऐसे ही किसी स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका के शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुद्धवादियों का करते हैं, जियोनिस्टों की तरह, और उसमें जाकर वो ये फैसला लेते हैं कि हमारी धर्म की जो आदि भूमि है वहाँ पर जाकर हम लोग रहेंगे, वही हमारा देश है, और वो पाटलिपुत्र में और कपिलवस्तु से लेकर पाटलिपुत्र तक और सारनाथ तक और हमारे भोपाल के बगल की सांची तक आकर अगर कब्जा कर लेते हैं ये कह के कि हमारे बब्बा का देश है, तो क्या होगा? ये कोई तर्क है? ये कोई तार्किकता है? ये कोई विवेक की बात है? लेकिन अगर एक बार ये परंपरा पड़ गई, एक बार अगर ये तर्क प्रभावशील हो गया, तो उसके बाद उसके वही नतीजे निकलने वाले हैं। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि ये साम्राज्यवादी लूट का झगड़ा है। ये समझना पड़ेगा और ख़ास तौर से समझना पड़ेगा कि इसका धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिलिस्तीन पर कब्जे की लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। ये धर्म का आवरण उड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये केवल उपनिवेश बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए ये 2021 की मई में इस नए हमले की शुरुआत की गई है, शेख जर्राह से शुरू करके, उस 1 किलोमीटर से भी कम का दायरा है, 990 मीटर का दायरा है, जिस 990 मीटर का दायरा पूरी दुनिया की बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्म पैदा हुए थे। तीनों धर्म के स्थापना करने वाले लोग वहाँ पर रहे किसी न किसी काल में, किसी न किसी समय में। आज उन पर ही हमला किया जा रहा है। ये माना जाता है कि अब्राहम जो सबसे पुराने पैगंबर हैं, वो वहीं पर थे और वहीं की एक पहाड़ी पर बैठकर उन्होंने ये प्रवचन दिया था कि और यहूदी धर्म की शुरुआत की थी, और उन्हीं का नाती था यहूदा, जिसके नाम पर इस धर्म की शुरुआत की गई। माना जाता है कि ईसा मसीह को वहीं पर सूली पर उसी 990 मीटर के दायरे में सूली पर चढ़ाया गया था, और वहीं पर वो ईसाई मान्यताओं के हिसाब से दोबारा से जीवित हुए थे। माना जाता है कि इस्लाम धर्म की घोषणा वहीं पर हुई थी, और इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से पैगंबर हज़रत मोहम्मद यहीं से खुदा के पास गए थे, और यही अब्राहम थे जिन्होंने मक्का की मस्जिद की तामीर की थी, जो खुद यहूदी थे, लेकिन मान्यता ये है कि मक्का की मस्जिद की तामीर करने वाले लोग थे। ये जो तीनों बड़े धर्मों के पुरखों की जो ज़मीन है, वो उस ज़मीन पर, उस यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए बच्चों को मारा जाना, महिलाओं पर हमला किया जाना, इतनी बर्बरता जो है, ये बर्बरता बहुत गंभीर है। इसका धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं। अब्राहम या इब्राहिम यहूदी कहते हैं, ईसाई और मुसलमानों के भी वो आदि पूर्वज हैं। तीनों ही मजहब की किताबों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वहीं से शुरू होती है। मक्का में जो काबा है उसकी बुनियाद भी हज़रत इब्राहिम साहब ने रखी थी, और हज़रत मोहम्मद साहब जो थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की, वो इन्हीं के वंशज थे। इब्राहिम पहले पैगंबर थे, हज़रत मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी पैगंबर थे। इसलिए ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, धर्म का बाना पहनाया जा रहा है। और धर्म का बाना पहनाने का मतलब क्या होता है, ये इसको हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जाता है। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आए थे, हिंदुत्व को कायम करने के लिए आए थे, हिंदू खतरे हैं के नाम पर आए थे। क्या किया 7 साल के अंदर? अभी 26 मई को 7 साल इनके पूरे होने वाले हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर के उद्योग थे बंद, बेच दिए गए कौड़ियों के मोल, बैंकों का भट्टा बिठा दिया गया, प्राइवेट कर दी गई। इस देश में शिक्षा को विद्यार्थियों के हाथ से छीन लिया गया।
शिक्षा को भी माल कमाने के जरिए के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भट्टा बैठ गया था, चरमरा गई थी, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से घुट घुट के मर रहे हैं। बेड न मिल पाने की वजह से अस्पताल की सीढ़ियों पर लेटे लेटे लोग मर रहे हैं। एक जरा जरा से इंजेक्शन और गोलियों की कमी है, पैरासीटामोल नहीं मिल रही है, विटामिन सी नहीं मिल रही है, एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिल रही है। ये जरा जरा सी गोलियां गायब है बाज़ार में से, क्योंकि हमने सारी सार्वजनिक व्यवस्था का ठप्पा बिठा दिया। लोगों से कहते रहे कि हिंदू खतरे में है और खजाना भरते रहे अंबानी और अडानी का, देश की बुनियाद को खोखला करते रहे। तो ये धर्म का बाना पहनकर जो भी आते हैं, जो मर रहे हैं कोरोना से, वो हिंदू नहीं है। जिन 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोज़गार छिन गया था कोरोना के पहले हमले में, वो हिंदू नहीं थे। ये जो गंगा में बहती हुई लाशें चली जा रही हैं, मोदी जी के बनारस में आके ठहरती हैं, प्रणाम करती हैं और उसके बाद आगे बढ़ लेती हैं, वो हिंदुओं की नहीं है। ये जितने भी लोग धर्म की पैरवी करने की बात करते हैं, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये ठगी का सबसे आसान जरिया है। 9/11 को ओसामा बिन लादेन ने जब न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर हमला किया था, उस ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद भी वर्षों तक ओसामा बिन लादेन की जो बिन लादेन कंपनी थी, उसकी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी की कंपनियों की साझेदारी चलती रही थी। ओसामा बिन लादेन से झगड़ा चलेगा, लेकिन उनकी साझेदारी चलती रहेगी। तो ये जितने भी लोग जो धर्म के नाम पर या कट्टरता के नाम पर आते हैं, ये धर्म और कट्टरता के नाम पर आने वाले लोग दरअसल लोगों को झांसा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन भावनाओं का। उनका धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। मेरा समय पूरा हो चुका है और बल्कि समय ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे विषय जो यहाँ पर रह गई है। एक बात बार बार आ रही है, हमास कौन है? हमास कौन है? हमास फिलिस्तीनी जनता के बीच में काम करने वाले एक संगठन है, जिसे वहाँ की जनता ने बहुमत के साथ नुमाइंदगी दी अपनी। वो थोड़ा ज़्यादा तीखे तरीके से प्रतिक्रिया और रिएक्ट करने वाला संगठन है, ज़्यादा उग्र तरीके से अपनी फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन है। तो क्या उनका अधिकार नहीं है अपने देश की रक्षा करने का? हमास कैसे काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, ये कौन तय करेगा? फिलिस्तीन की जनता तय करेगी। ये किसी भी देश की सरकार और उस सरकार को चलाने वाला संगठन किस तरीके से काम करेगा, ये फैसला करना उस देश की जनता का अधिकार है। और आज अगर हमास वहाँ पर ताकतवर संगठन के रूप में उभर कर आया है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यासर अराफात जैसे लोकप्रिय नेता, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर लोकप्रिय नेता जाते हैं, ओस्लो का समझौता करते हैं। फिलिस्तीन की जनता के बहुत बड़े हिस्से में दुख होता है कि इस समझौते को नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जनता मान लेती है। लेकिन ओस्लो के समझौते को तोड़कर ज़मीन पर कब्जा करने के लिए दोबारा से हमले कौन करता है? इजराइल। उसके बाद कैंप डेविड का समझौता होता है। कैंप डेविड के समझौते के प्रति भी फिलिस्तीनी जनता का बहुमत हिस्सा जो कहता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन पीएलओ, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यासर अराफात कहते हैं कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यही एक रास्ता है, अभी हमको मान लेना चाहिए। कैंप डेविड के समझौते को कौन तोड़ता है? आपने फिलिस्तीनी जनता की जो गंभीर नेतृत्व के लोग थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने के पक्षधर थे, उन सारे लोगों को बेइज्जत और अपमानित किया। 12 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय समझौते, 50 से ज़्यादा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के आपसी समझौते कागज़ पर लिखने के बाद, दुनिया की तमाम सारी ताकतों के सील सिक्के लगने के बाद भी आपने कबूल नहीं किए और आप लगातार अपनी गुंडागर्दी को जारी रखते गए। तो हमास जैसे संगठन पैदा होते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए मुकाबला करना होगा। इसलिए ये चर्चा करना कि हमास क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैंने आपके बीच में आंकड़े रखे हैं। अभी दोबारा से मैं
दोहरा देता हूँ आखिर में। हालांकि विनोद गिल जो हमारे एसएफआई के हरियाणा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि समय की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन यार सुनने की भी एक सीमा होती है, लोगों पर रहम करना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर हमले अगर फ़िलिस्तीन के हैं और हमास करवा रहा है, तो अभी जो 217 मौतें हुई हैं उनमें इजरायली कितने हैं? 40 तो बच्चे हैं फ़िलिस्तीन के। 217 लोग मारे गए अकेले गाजा पट्टी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन ने जो रिपोर्ट दी थी कि 2014 के नरसंहार में, ये मैं शुरू में बोल चुका था, बाद में दोहरा रहा हूँ आपके लिए, 2014 के नरसंहार में अकेले गाजा पट्टी में 2220 फिलिस्तीनियों की हत्या की गई थी इजराइल के द्वारा, जिसमें 67% 67% सिविलियंस थे, नागरिक थे, औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सैनिक नहीं थे। और केवल 71 इजरायली मरे थे सैनिक, केवल 9% सिविलियन थे, 71 इजरायली मरे थे, 2220 फिलिस्तीनी मरे थे। हमला कौन कर रहा है? नरसंहार कौन कर रहा है? 2000 से लेकर 2021 तक के इन 20 सालों में 10,051 फिलिस्तीनी मारे गए इस बर्बरता में, इजरायली हमलों में। केवल 1277 इजरायलियों की मौत हुई है, सैनिकों की। हमला कौन कर रहा है? हमलावर कौन है? इसलिए मैंने आपसे जो शुरू में कहा था उस बात को ध्यान में रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या छवि बनाता है, वो किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से एक खास तरीके की खबरें प्लान करता है। राइटर्स और एएफपी, सीएनएन और फॉक्स, ये जो पूरी दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर कब्जा किए हुए हैं और जिनकी खुर्शन हमारे मीडिया हाउस से लेकर इस्तेमाल करते हैं कि ये हुआ गाजा पट्टी में, ये गोलन हाइट्स में हुआ, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये कितने बेईमान और धूर्त हैं कि इनके हिसाब से जहाँ के पर जिसने पूरी दुनिया के 67 से ज़्यादा देशों में कोरोना से पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए अपने डॉक्टर्स भेजे, वो क्यूबा इस अमेरिका और CNN, INN, वो CNN और फॉक्स और UFP और राइटर्स की एजेंसियों के हिसाब से रोग स्टेट है, दुष्ट राज्य। क्या है? कैसी खबरें छापते हैं? वो हमास के बारे में भी छापेंगे, वो कम्युनिस्ट के बारे में भी छापते हैं। कैसी खबरें छापेंगे? एक जगह मैंने पढ़ी थी, बड़ा प्रामाणिक अखबार था, बड़ा लोकप्रिय अखबार है हमारे देश का, लोग उसकी को पढ़ते हैं कि ये ठीक ठाक हम लोगों को खबर देता है। उसने ये छापा था कि मतलब किस तरीके की खबरें छापते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। उसकी ये खबर थी कि फिदेल कास्ट्रो, जो दुनिया के समाजवादी क्रांतिकारी आंदोलन के बहुत बड़े नेताओं में से थे, जिन्होंने क्यूबा में समाजवाद की स्थापना की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, जिन्होंने लैटिन अमेरिका के देशों को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि बाद में वहाँ 13 में से 12 देशों में बाकायदा जनता ने अपना वैकल्पिक नेतृत्व चुना। उनके बारे में क्या खबर छपी थी? उनके बारे में खबर छपी थी कि फिदेल कास्ट्रो की 3,285 बीबियाँ हैं। 3,285। एक मनुष्य का जीवन कितना होता है जरा कैलकुलेट कीजिएगा। और 3,285 बीवियों से उपजी हुई उनकी संतानें कितनी होंगी? ये बाकायदा राइटर्स की न्यूज़ में जारी हो रहा है कि ऐसी जानकारी मिली और वो फिदेल कास्ट्रो का बेटा था, वो फलाने का बेटा था। ये इतना गंदा और झूठा प्रचार करते हैं। यही प्रचार करने वाले लोग फ़िलिस्तीन के बच्चों को, फ़िलिस्तीन के नागरिकों को अपराधी के रूप में पेश कर रहे हैं, ताकि इजराइल जैसे दुष्ट, नरसंहारी और आतंकी देश की हिफाजत की जा सके।